मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको टॉपिक कराएंगे हरियाणा के प्रमुख युद्ध। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो। और अब जो सीईटी का एग्ज़ाम जो नवंबर में होगा ये कन्फर्म होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज हम ये टॉपिक कराएंगे हरियाणा के प्रमुख युद्ध। तो हरियाणा के अंदर जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं सभी युद्ध कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कौन सा युद्ध हुआ। एक युद्ध है जिसे बोलते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, ये भी हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत से रिलेटेड हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसीलिए जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखोगे तो हरियाणा के एग्जाम में महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महाभारत से रिलेटेड टॉपिक मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, तो महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ। कई बार दिखाते 950 ईसा पूर्व, लेकिन ध्यान रहे जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको टिक करना है 900 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र को बोलते हैं धर्मनगरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा में किस जिले को धर्मनगरी कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। और महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, ठीक है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, ठीक है। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में 18 अध्याय हैं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत में कितने अध्याय? महाभारत में 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन पूछे कि महाभारत में कितने पर्व हैं? जो अध्याय हैं अध्याय को ही पर्व बोलते हैं, तो महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और 18 ही इसके अंदर अध्याय हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ इसमें कितनी सेनाएं थी? तो इसमें 18 सेनाएं थी, ठीक है। जो 18 सेनाएं थी महाभारत के युद्ध में, 11 तो सेनाएं थी कौरवों की तरफ और जो 7 सेनाएं थी पांडवों की तरफ। टोटल थी 18 सेनाएं। इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कितने योद्धा जीवित बचे थे? तो योद्धा 18 योद्धा जीवित बचे थे, ठीक है। तो महाभारत युद्ध में कितने योद्धा जीवित बचे थे? 18 योद्धा जीवित बचे थे। 18 ही सेनाएं थी, 11 सेनाएं कौरवों के पास थी, 7 सेनाएं पांडवों के पास थी। 18 दिन युद्ध चला था और 18 ही अध्याय थे। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। आगे हम बात करते हैं जो हरियाणा के अंदर जितने भी जो प्रमुख युद्ध हैं, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो हरियाणा के अंदर जो प्रमुख युद्ध हैं उनसे हरियाणा के एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन को ही तरावड़ी बोलते हैं। और ये जो तराइन जो स्थल है ये पड़ता है करनाल जिले में, ठीक है। एक बार एग्जाम में आया था कि तरावड़ी का युद्ध कब हुआ, तो तराइन को ही तरावड़ी बोलते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किस किस के बीच? ये हुआ था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी जो अफगानी था, ठीक है, और ये मोहम्मद गोरी गौर का शासक होता था। गौर का तो ये शासक होता था जो अफगानिस्तान में जो गौर है। और ये जो गौर है, ये जो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में जो गजनी है, गजनी जो स्थान है गजनी का ये गवर्नर होता था। मोहम्मद गोरी गजनी का गवर्नर होता था, ठीक है। और ये जो गौर है गौर गजनी के अधीन ही आता है। तो मोहम्मद गोरी जो महमूद गजनवी था उसी का वंशज है ये। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी का ही वंशज है।
तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच युद्ध हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संबंध कहाँ से है? ये कहाँ का शासक था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसे राय पिथौरा की भी उपाधि मिली हुई है, ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लेना, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि मिली हुई है। और ये अजमेर का शासक होता था, अजमेर का शासक होता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक होता था? तो ये अजमेर का शासक होता था। और ये जो त्राइन का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किस किस ने दिया था? तो इसका नाना था जिसका नाम था अनंगपाल, जो दिल्ली का शासक होता था अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान का क्या होता था? नाना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो नाना थे जिसका नाम था अनंगपाल, अनंगपाल ने साथ दिया था। एक बार हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा की तरफ से पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? हरियाणा की तरफ से, तो हरियाणा की तरफ से गोविंद राय ने साथ दिया था। हरियाणा की तरफ से किसने साथ दिया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो हरियाणा की तरफ से गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गोविंद राय कहाँ का शासक होता था? गोविंद राय झांसी का शासक होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज का शासक होता था राजा जयचंद। तो कन्नौज के शासक राजा जयचंद ने त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिया था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था और मोहम्मद गौरी युद्ध हार गया था। तो जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी हार कर वापिस गौर चला गया था। ठीक है, अपनी तैयारी करने लगा था अगले युद्ध की। आगे हम बात करते हैं त्राइन का दूसरा युद्ध। अब हम बात करेंगे जो त्राइन का जो दूसरा युद्ध है, ये कब हुआ? त्राइन का दूसरा युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। त्राइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो त्राइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो त्राइन का जो प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान एक पार्टी रखता है युद्ध जीतने के बाद। और उस पार्टी में जो राजा जयचंद है उसको भी इनवाइट करता है। और राजा जयचंद की एक पुत्री होती है जिसका नाम है संयोगिता। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजा जयचंद की पुत्री जो संयोगिता है वो भी उस पार्टी में आती है। और जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करने लगता है। और जो राजा जयचंद है, राजा जयचंद इस विवाह के खिलाफ होता है राजा जयचंद, और ज़बरदस्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय संयोगिता से शादी कर लेता है। संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम करती है। क्वेश्चन पूछे कि मध्यकालीन भारत का प्रथम प्रेम विवाह कौन सा था? तो मध्यकालीन भारत का प्रथम प्रेम विवाह था पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी। ठीक है, ये प्रथम प्रेम विवाह था मध्यकालीन भारत का। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर जैसे कि संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हो जाती है, तो जो राजा जयचंद है, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को एक पत्र लिखता है कि आप वापिस आओ और जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ो और इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगा। तो राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को इस तरह से पत्र लिखता है और मोहम्मद गौरी को बुला लेता है। ठीक है, तो जो त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तो इस युद्ध में जो राजा जयचंद है, जो कन्नौज का शासक है, वो किसका साथ देता है? वो मोहम्मद गौरी का साथ देता है, राजा जयचंद। तो त्राइन के दूसरे युद्ध में जो कन्नौज का शासक राजा जयचंद है वो मोहम्मद गौरी का साथ देता है। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है। अब देखो, कुछ इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग कहने हैं। जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसका एक मित्र होता था या इसका दरबारी कवि था जिसका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या है? उसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी होता था। ठीक है, तो त्राइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद
जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गया, गौर ले गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गौर ले गया और वहाँ ले जाने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जो आंखें थी, आंखें निकलवा दी थी या आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो इसके बाद ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानता था। मतलब एक आवाज़ पर जो बाण चलाते हैं वो कला पृथ्वीराज चौहान को आती थी। जैसे कि एक राजा दशरथ था, राजा दशरथ को भी ये शब्दभेदी बाण चलाना आता था और उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान को भी इस तरह से बाण चलाना आता था। तो जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी को कहता है कि ना जो पृथ्वीराज चौहान है ये मतलब बिना देखे बाण चला सकता है। तो जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी उसकी ये कुशलता देखना चाहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय कैसे मतलब शब्दभेदी बाण चलाता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान को धनुष दे दिया जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर निशाना लगाता है और मोहम्मद गोरी मर जाता है। और इसके बाद ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को मार देता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। इस तरह से भी इतिहासकार बताते हैं। और ऐसा भी बताते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर ले जाकर मार दिया था, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरियाणा के सिरसा स्थान पर, अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के किस स्थान पर ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, तो जो हरियाणा में सिरसा स्थान पर ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ठीक है, दरबारी कवि रहेगा पृथ्वीराज चौहान का चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज चौहान पर जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। तराइन का जो दूसरा युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। आगे हम बात करते हैं 1193 की। 1193 में कौन सा युद्ध हुआ? अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 1193 है, 1193 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये तो 1193 में हुआ था आसी का युद्ध। 1193 में आसी का युद्ध। क्वेश्चन पूछे कि आसी का युद्ध कब हुआ? तो आसी का युद्ध हुआ था 1193 में। आसी के युद्ध में क्या हुआ? आसी के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी का एक दास होता था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौड़ियों में खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक। आसी का युद्ध 1193 में हुआ था और जो मोहम्मद गोरी का दास था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने किसको हराया था? तो इसने जाटवान मलिक को हराया था। जाटवान मलिक को हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। जो आसी का युद्ध 1193 में हुआ उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाटवान मलिक को हराया था। और ये जो जाटवान मलिक है ये आसी का निवासी होता था। ठीक है, आसी से संबंध रखता था जाटवान मलिक। आगे हम बात करते हैं 1194 की। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। और ये जो चंदावर है, चंदावर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पड़ता है ये चंदावर। ठीक है, तो चंदावर युद्ध में क्या हुआ? चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, चंदावर युद्ध में 1194 में हुआ था चंदावर युद्ध। और चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था। और चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? मोहम्मद गोरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। क्वेश्चन पूछे कि चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ दिया था। आगे हम बात करते हैं कि जो तराइन का तीसरा युद्ध, इंपॉर्टेंट है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो जो तराइन का तीसरा युद्ध है ये हुआ था 1215 में। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो तराइन का तीसरा युद्ध है ये 1215 में हुआ था। कई बार 1216 भी दिखा देते हैं लेकिन 1215 ही सही रहेगा। तराइन का तीसरा युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? तो गुलाम वंश का एक शासक होता था जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश।
ठीक है, गुलाम वंश का शासक होता था जिसका नाम है इल्तुतमिश। उसका 2 विदेशियों के बीच युद्ध होता है, 2 विदेशी थे जिनका नाम है यल्दोज और एक का नाम है कुबादशाह। ठीक है, यल्दोज व कुबादशाह के बीच युद्ध हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 1215 में जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता था और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी होता था। और जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और उसका इल्तुतमिश गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है इस युद्ध में। और जो ये यल्दोज है, यल्दोज का नाम था तजादुन, ये इंपॉर्टेंट है, तजादुन यल्दोज और कुबादशाह के साथ युद्ध हुआ था इल्तुतमिश का, जिसमें इल्तुतमिश युद्ध जीत गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं जो हरियाणा के प्रमुख युद्धों में आते हैं पानीपत के युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगर आपको तारीख याद न रहे कोई बात नहीं, तो आपको सन जरूर याद रखना कि युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ध्यान दे, जो बाबर है, बाबर मुगल है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम मुगल बादशाह है बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है, जिनके बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की छोटी सेना थी, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में तोपों का प्रयोग किया गया। किसने प्रयोग किया था? बाबर ने किया था। और बाबर के 2 तोपची थे, यानी कि तोप चलाने वाले, जिनका नाम है अली व मुस्तफ़ा। ठीक है, और भारत में प्रथम मुगल बादशाह बाबर है। और बाबर द्वारा जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा पानीपत के अंदर। और जो बाबर है, बाबर को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद। क्वेश्चन पूछा जाता कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है। किसने निर्माण करवाया था? बाबर ने करवाया था। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो भारत में मुगलों की प्रथम मस्जिद कौन सी है? प्रथम मुगल बादशाह बाबर है। और बाबर ने 1526 में जो पहला युद्ध लड़ा था, उस युद्ध को जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो भारत में मुगलों की पहली मस्जिद रहेगी काबुली बाग मस्जिद, जो पानीपत के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि काबुली बाग मस्जिद का नाम बाबर ने किसके नाम पर रखा था? तो बाबर की पत्नी या बेगम होती थी, जिसका नाम है मुसम्मत काबुली। मुसम्मत काबुली। ठीक है, मुसम्मत काबुली। जो बाबर की जो बेगम थी, जिसका नाम मुसम्मत काबुली, उसने अपनी बेगम के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा था काबुली बाग मस्जिद। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट करने हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था बाबर द्वारा। ठीक है, 2 तोपची थे, जिनका नाम है अली व मुस्तफ़ा। और इस युद्ध में बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो बाबर है, बाबर ने और भी युद्ध लड़े थे, इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा साल तक बाबर ने शासन नहीं किया भारत पर। तो 1527, 1528, 1529, 1530। अब देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया था। ठीक है, और 1526 से ही मुगल काल शुरू होता है। 1527 की बात करते हैं। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? 1527 में खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध। 1530 में
1530 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का, चंदेरी का, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो देखो 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में बाबर ने, जो मेवाड़ राजस्थान के अंदर है, मेवाड़ का शासक होता था जिसका नाम है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने, जिसे बोलते हैं खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा को हरा दिया था और राणा सांगा का साथ दिया था मेवाती शासक हसन खां ने, हसन खां मेवाती ने साथ दिया था राणा सांगा का। ठीक है, और जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, इसमें राणा सांगा को हरा दिया था बाबर ने। एक तो आपको ये याद रखना है। और इसमें किसने साथ दिया था? हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबर ने हसन खां मेवाती को कब हराया? बाबर ने हसन खां मेवाती को कब हराया? तो 1527 में। ठीक है, 1527 में ही हसन खां मेवाती को बाबर ने हराया था, क्योंकि जो हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, इसीलिए हसन खां मेवाती को 1527 में बाबर ने हराया था। कहाँ पर हराया था? नूह में। अगर एक जगह की बात करें तो नूह में हराया था हसन खां मेवाती को बाबर ने। आगे हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मालवा नरेश मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, मालवा नरेश मेदिनी राय को हराया था बाबर ने, जिसे बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। आगे हम बात करते हैं 1529 की। 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास घाघरा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर और किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच। देखो 1526 में तो लोधी वंश का समाप्त हो जाता है, पतन हो जाता है, और 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। लेकिन ये महमूद लोधी जो 1526 में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें ये पराजित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, और फिर ये इस फिराक में रहता है कि बाबर से किस प्रकार बदला लिया जाए। तो जो बाबर है, तो बाबर का युद्ध हुआ महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी ने सेना तैयार की अफगानों की। तो अफगानों की सेना का नेतृत्व किसने किया? महमूद लोदी ने अफगान सेना का नेतृत्व करके बाबर से युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई, और महमूद लोदी हार गया था। ठीक है, इसे बोलते हैं घाघरा का युद्ध। अब बात करते हैं 1530 की। 1530 में बाबर ने कैथल रियासत का शासक होता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा के अंदर जो कैथल है, तो कैथल रियासत का शासक भी पूछा जाता है। तो कैथल रियासत का शासक था मोहन सिंह मंडार। ठीक है, तो कैथल रियासत का शासक मोहन सिंह मंडार को कब हराया था? 1530 में हराया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, 1530 में कैथल रियासत का शासक जो मोहन सिंह मंडार है, इसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था, और 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो हम इसे कैथल का युद्ध भी बोल सकते हैं, जिसमें बाबर ने कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह मंडार को हराया था। ठीक है, तो इसे कैथल का युद्ध भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कैथल का कौन सा युद्ध बोल सकते हैं, कैथल में और भी युद्ध हुए हैं इससे पहले, 1530 से पहले भी कैथल के अंदर युद्ध हुए। ठीक है, तो ये कैथल का दूसरा युद्ध। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कैथल का दूसरा युद्ध, तो कैथल का दूसरा युद्ध रहेगा 1530 में, जिसमें बाबर ने कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह मंडार को हराया था। अब बात करते हैं कि कैथल का प्रथम युद्ध कब हुआ। अब जो कैथल का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ? तो कैथल का प्रथम युद्ध 1343 में। ठीक है, 1530 में जो बाबर ने कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह मंडार को हराया, उसे कैथल का युद्ध भी बोल सकते हैं और उसे कैथल का दूसरा युद्ध भी बोल सकते हैं। लेकिन जो कैथल का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ? तो 1343 में। 1343 में ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो 1343 में मोहम्मद बिन तुगलक और किसानों के बीच। ठीक है,
1343 में मोहम्मद बिन तुगलक और किसानों के बीच युद्ध हुआ था 1343 में, जिसे कैथल का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त किसानों से कर लेता था, ठीक है। तो ये युद्ध क्यों हुआ, ये युद्ध टैक्स के विरोध में, टैक्स के विरोध में, टैक्स के विरोध में युद्ध हुआ था 1343 में, जिसे कैथल का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और किसानों के बीच हुआ था, टैक्स के विरोध में हुआ था। और जो 1530 में जो कैथल का युद्ध हुआ, जिसमें मोहन सिंह मंडार को हरा दिया था बाबर ने, उसे कैथल का युद्ध या कैथल का दूसरा युद्ध भी कहते हैं। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं 1398 की। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण, तैमूरलंग का आक्रमण, ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा पर तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया। तो हरियाणा पर तैमूरलंग ने आक्रमण 1398 में किया। ये जो तैमूर था, इसे तैमूरलंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंगड़ा होता था, इसीलिए इसको तैमूरलंग कहते हैं। तैमूरलंग ने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूरलंग ने हरियाणा पर कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, या सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका। तो सबसे पहले आक्रमण किया सिरसा, ठीक है, सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, और फिर ऐसे सिरसा फतेहाबाद हिसार होते हुए फिर ये चला जाता दिल्ली, ठीक है। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। सिरसा फतेहाबाद हिसार होते हुए ये दिल्ली चला जाता है। हरियाणा में सबसे पहले ये आक्रमण करता है सिरसा में, ठीक है। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ हरियाणा पर, और तैमूर तुगलक का ही वंशज होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कैथल का युद्ध कब हुआ। देखो कैथल के अंदर एक युद्ध और भी हुआ था 1240 में, 1240 में कैथल का युद्ध। अब देखो 1240 में कैथल का युद्ध कैसे हुआ। 1240 में हरियाणा किसके अधीन था, गुलाम वंश के अधीन था या दास वंश के अधीन था। और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी या हत्या की गई थी 1240 में। तो 1240 में रजिया सुल्तान, तो जो रजिया सुल्तान अल्तुनिया से प्रेम करती है। तो 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान से प्रेम करता है, रजिया सुल्तान भी अल्तुनिया से प्रेम करती है। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ये बठिंडा से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो जब ये बठिंडा से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में कैथल के अंदर जो रजिया सुल्तान का भाई है जिसका नाम है बहरम शाह, रजिया सुल्तान का भाई है जिसका नाम है बहरम शाह, तो बहरम शाह रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा देता है या हत्या कर देता है। कहाँ पर, कैथल के अंदर। कैथल के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर देता है। तो रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई, कैथल के अंदर। कब हुई, 1240 में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा रहेगा कैथल के अंदर, अल्तुनिया का मकबरा भी कैथल के अंदर। तो इसको भी हम कैथल का युद्ध बोल सकते हैं। क्वेश्चन आए कि 1240 में कैथल के युद्ध में किसकी हार हुई, तो रजिया सुल्तान की, क्योंकि रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बहरम शाह रजिया सुल्तान का भाई होता था जिसने रजिया सुल्तान की हत्या की। अब हम बात करें कि जिस वक्त हरियाणा गुलाम वंश के अधीन था तो उस वक्त विद्रोह करते थे। कौन विद्रोह करते थे गुलाम वंश के खिलाफ? मेवाती विद्रोह करते थे, क्योंकि मेवाती ताकतवर होते थे। मेवाती विद्रोह करते थे गुलाम वंश के अधीन। तो 1248 में भी मेवातियों ने विद्रोह किया था। अगर मेवाती विद्रोह की बात करें तो मेवातियों ने 1248 में भी विद्रोह किया था। 1257 से लेकर 60 के बीच भी मेवातियों ने विद्रोह किया। मेवाती विद्रोह करते रहते थे 1248 में भी, 1257 से लेकर 60 के बीच में भी इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, अब देखो इनमें इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो जो गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक होता था जिसका नाम है बलबन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कब किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। तो गुलाम वंश का शासक जो बलबन था, बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण किया था 1265 में।
और जिस वक्त बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण किया उस वक्त बलबन राजा नहीं था, राजा बना नहीं था 1265 में। ठीक है, तो 1265 में मेवातियों पर आक्रमण किया था बलबन ने, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया था। तो एक तो आप ये पॉइंट याद रखना कि बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण 1265 में किया था, जिसमें इसका पुत्र मारा गया था। ठीक है, और जैसे ही 1266 में बलबन राजा बनता है, तो राजा बनते ही बलबन ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलबन के राजा बनते ही बलबन ने कौन सी नीति चलाई, कौन सी पॉलिसी चलाई, तो उसका नाम है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कब चलाई? 1266 में। 1266 में बलबन राजा बनता है, मेवातियों पर आक्रमण किया था 1265 में, और इसने राजा बनते ही 1266 में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई मेवातियों को मारने के लिए। ठीक है, तो एक आपको ये सन याद रखना है और एक ये सन याद रखना है आपको, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भी हरियाणा पर आक्रमण किए। तो 1014 की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में थानेसर पर आक्रमण, थानेसर जो वर्तमान में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और थानेसर पर आक्रमण करके यहाँ पर एक मूर्ति थी जिसको बोलते हैं चक्कर स्वामी की मूर्ति। चक्कर स्वामी की मूर्ति, या आप बोल सकते हो भगवान विष्णु की मूर्ति, क्योंकि जो चक्कर स्वामी को ही विष्णु बोलते, भगवान विष्णु बोलते हैं। तो 1014 में थानेसर पर आक्रमण करके महमूद गजनवी जो चक्कर स्वामी की मूर्ति है उसको ले गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? 1014 में किया था, और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था और इसको तोड़ दिया था। ऐसा बताते हैं कि चक्कर स्वामी की मूर्ति को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, और इसको मक्का मदीना ले गया था वहाँ पर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो थानेसर के अंदर जो चक्कर स्वामी की मूर्ति ये किस धातु की बनी हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कांस्य की बनी हुई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। थानेसर के अंदर जो चक्कर स्वामी की मूर्ति है भगवान विष्णु की, वो किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य की। किस पुस्तक में लिखा हुआ है ये कि ये जो मूर्ति थी ये कांस्य की बनी हुई थी? तो जो महमूद गजनवी के साथ एक अलबरूनी था, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है, अलबरूनी जो ईरानी था, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, इस पुस्तक में जो भगवान विष्णु की मूर्ति उसको कांस्य की बताया गया कि ये कांस्य की बनी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 1037 की। 1037 में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं अस्सी का युद्ध। देखो 1193 में युद्ध हुआ, उसको ही बोलते हैं अस्सी का युद्ध, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जाटवान मलिक को हरा दिया था। ठीक है, 1037 में भी अस्सी का युद्ध हुआ। और अस्सी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था जिसका नाम है मसूद। महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी जिसका नाम मसूद है, और मसूद और कुमारपाल तोमर के बीच। ठीक है, तो 1037 में जो अस्सी का युद्ध हुआ ये किस किस के बीच हुआ था? महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी या पुत्र मसूद और कुमारपाल तोमर के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जीत हुई थी मसूद की। ठीक है, 1037 में जो ये युद्ध लड़ा गया अस्सी का युद्ध, ये कितने दिन चला था? ये चला था 12 दिन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1037 में जो अस्सी का युद्ध था ये कितने दिन चला था? ये 12 दिन चला था, और इसमें जीत हुई थी मसूद की। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर और भी युद्ध हैं। अब देखो जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध
पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमचंद्र के बीच। ठीक है, हेमचंद्र को ही हेमू बोलते हैं और इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी हेमचंद्र को। कौन से नंबर के विक्रमादित्य की? 14वें नंबर के विक्रमादित्य की। ये भी इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र को 14वें नंबर के विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। हेमचंद्र कहाँ का शासक होता था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो हेमचंद्र रेवाड़ी का शासक होता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक होता था। वैसे इसका जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था, लेकिन ये हरियाणा में कहाँ का शासक था? ये रेवाड़ी का शासक होता था। और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था? तो दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक रहेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक रहेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें किसकी जीत हुई? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की जीत हुई और हेमचंद्र विक्रमादित्य हार जाता है। ठीक है, तो अकबर का जो सेनापति था पानीपत के दूसरे युद्ध में, उसका नाम है बहरम खां। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व बहरम खां ने किया था, क्योंकि उस वक्त अकबर आयु में छोटा था। क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, उस वक्त इसकी आयु थी 14 वर्ष। ठीक है, तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बहरम खां ने। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अत्याचारी बहरम खां किसकी सेना में था? तो अत्याचारी बहरम खां अकबर की सेना में था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूर होता था, बहुत ज़्यादा ये अत्याचारी होता था बहरम खां। तो बहरम खां इसका सेनापति होता था अकबर का। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की जीत होती है और हेमचंद्र विक्रमादित्य हार जाता है। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक रहेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, और हेमचंद्र विक्रमादित्य शासक रहेगा रेवाड़ी का। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जो हेमू है, ये किस चीज़ का व्यापारी होता था? तो ये नमक का व्यापारी होता था। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य नमक का व्यापारी होता था। और जो हेमू है हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसे हरियाणा का नेपोलियन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा का नेपोलियन। तो हरियाणा का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरियाणा का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि इसने 22 युद्ध लड़े थे और सभी युद्ध ये जीता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि इसने कितने युद्ध लड़े थे? तो 22 युद्ध लड़े थे हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, इसीलिए इसको हरियाणा का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन एक तरह से उपाधि है। फ्रांस का एक राजा होता था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो उसी तरह हरियाणा का नेपोलियन बोलते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य को। भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन रहेगा समुद्रगुप्त। हरियाणा का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य। ईरान का नेपोलियन बोलते हैं नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह शासक होता था ईरान का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का मकबरा कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य मारा गया था इस युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था तो हिंदू शासक, लेकिन अगर इसके मकबरे की बात करें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का मकबरा रहेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध मुगलों और मराठों के बीच। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध मुगलों और मराठों के बीच हुआ था। तो जो मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? मुगलों की ओर से था अहमद शाह अब्दाली। और मराठों का जो नेतृत्व किया था सदाशिवराव बाहू ने।
सदाशिवराव बाहू ने। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था, तो मराठा सदाशिवराव बाहू ने किया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। स्थान भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत में कहाँ पर हुआ था, तो काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, काला अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। पानीपत के किस युद्ध में सबसे ज़्यादा रक्त बहा, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में, तो इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून बहा था, सबसे ज़्यादा रक्तपात हुआ था। ठीक है, अब इस युद्ध में जीत किसकी हुई, इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी, मराठे हार गए थे। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत के किस युद्ध के बाद भारत से मराठों का पतन हो गया था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से मराठों का पतन हो गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। भारत से पतन कब हुआ था, मराठों का पतन, तो भारत से मराठों का पतन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करें, ये तो थे पानीपत के युद्ध, 1526 में पहला युद्ध, 1556 में दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। अब हम बात करें कि फरीदाबाद के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है तिलपत। तिलपत का प्रथम युद्ध, देखो तिलपत का प्राचीन नाम होता था तिलप्रस्थ, और ये जो तिलपत है, तिलपत फरीदाबाद में यमुना नदी के पास पड़ता है ये तिलपत। ठीक है, तो तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध 1669 में हुआ था। तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध 1669 में हुआ था। तिलपत जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, तिलपत का प्राचीन नाम होता था तिलप्रस्थ। यह भी एग्जाम में पूछते हैं कि तिलपत का प्राचीन नाम क्या था, तो तिलप्रस्थ। ठीक है, गोकुल जाट ने किसके साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा था, किसानों के साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा था। औरंगजेब और गोकुल जाट के बीच युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं तिलपत मैदान का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध में औरंगजेब युद्ध जीत गया था। ठीक है, गोकुल जाट को हराया था औरंगजेब ने 1669 में। अब बात करते हैं तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध 1764 में। ठीक है, तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध 1764 में हुआ था। तिलपत मैदान का पहला युद्ध 1669 में, दूसरा युद्ध 1764 में। अब बात करते हैं कि जो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध हुआ 1764 में, ये किस किस के बीच हुआ, तो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और जो राजस्थान में जो जिला है भरतपुर का राजा होता था जिसका नाम है जवाहर सिंह। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली और जवाहर सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अब देखो, तो 1764 में ये बताते हैं कि जो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध है, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो इस युद्ध में जो भरतपुर का राजा था जवाहर सिंह, वो युद्ध जीत गया था। अहमद शाह अब्दाली युद्ध हार गया था। देखो, अहमद शाह अब्दाली जो मुगल बादशाह था, ये तो ताकतवर होता था। ठीक है, और जो राजा जवाहर सिंह है, भरतपुर का जो शासक है, जो राजा, वो ये युद्ध जीत जाता है। अब देखो, जो तिलपत मैदान का दूसरा युद्ध है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जो शासन प्रतिनिधि है, उसने ये युद्ध लड़ा था राजा जवाहर सिंह के साथ। ठीक है, राजा जवाहर सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो अहमद शाह अब्दाली का जो शासन जो प्रतिनिधि है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नजीर खान रोहिला। नजीर खान रोहिला उर्फ नजीब उद्दौला। ठीक है, तो देखो, अहमद शाह अब्दाली का जो शासन प्रतिनिधि नजीर खान रोहिला उर्फ नजीब उद्दौला और राजा जवाहर सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में जवाहर सिंह ने नजीब उद्दौला को हरा दिया था। तो इसीलिए जगह जगह पर ये भी दिखाते हैं कि अहमद शाह अब्दाली को हराया था। अगर क्वेश्चन आए कि अहमद शाह अब्दाली को राजा जवाहर सिंह ने कब हराया, तो 1764 में। नजीब उद्दौला को कब हराया, तो 1764 में राजा जवाहर सिंह ने।
ठीक है, राजा जवाहर सिंह ये युद्ध जीत गया था। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं 1320 की। 1320 में हुआ सिरसा का युद्ध। ठीक है, सिरसा का युद्ध कब हुआ? तो सिरसा का युद्ध 1320 में हुआ। सिरसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सिरसा का युद्ध पंजाब का गवर्नर था जिसका नाम है गाजी मलिक। पंजाब गवर्नर, ठीक है, ये पंजाब का गवर्नर था उस वक्त, पंजाब गवर्नर गाजी मलिक। और जो खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरो खां। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां। तो 1320 में जो सिरसा का युद्ध हुआ तो पंजाब गवर्नर गाजी मलिक ने खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो खां को हराया था। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो खां को हराया था। आगे हम बात करते हैं 1739 में। 1739 में है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। देखो, करनाल के अंदर ही तराइन पड़ता है जो 1191 में युद्ध लड़ा गया था। 1192 में तराइन का प्रथम, तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है, लेकिन जो 1739 में जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं करनाल का युद्ध, और जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ उसे तराइन का युद्ध बोलते हैं, न कि करनाल का युद्ध। ठीक है, तो 1739 में जो करनाल का युद्ध है ये किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया? तो ईरान का शासक था जिसका नाम है नादिर शाह। ईरान शासक नादिर शाह, और जो मुग़ल शासक होता था जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह था इसको रंगीला की उपाधि मिली हुई थी क्योंकि ये रंगीन मिजाज का था, ऐशो आराम करता था, और ये मतलब अपने जो राजकाज में इतना ध्यान नहीं देता था, इसीलिए ये युद्ध हार गया था। ये भी कारण है युद्ध हारने का इसका। तो 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ तो जो ईरान का शासक था नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। इसमें कौन जीता? नादिर शाह ये युद्ध जीत जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला युद्ध हार जाता है। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से दो चीज़ें ईरान ले गया था। एक तो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, मोर की आकृति का सिंहासन, और एक कोहिनूर हीरा। ठीक है, तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन बोलते हैं जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ये जो मयूर सिंहासन ये किस तरह का था? इसमें दो नाचते हुए मोरों की आकृति थी तख्ते ताउस पर, मयूर सिंहासन पर, और एक कोहिनूर हीरा मोहम्मद शाह रंगीला से छीनकर नादिर शाह ईरान ले गया था। अब बात करते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला होता था। ये इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला होता था। ठीक है, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, हरियाणा का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को कहते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं बेरी का युद्ध। 1794 की बात करते हैं। तो बेरी का प्रथम युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो बेरी का प्रथम युद्ध हुआ 1794 में। तो बेरी का प्रथम युद्ध उस वक्त एक व्यक्ति था, आयरलैंड का था, जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड का था। तो बेरी का युद्ध हुआ 1794 में। इसमें जॉर्ज थॉमस ने जाटों को हराया था। जॉर्ज थॉमस ने जाटों को हराया था, जिसे बोलते हैं बेरी का प्रथम युद्ध 1794 में। ठीक है, अब बात करते हैं एक 1796 की। 1796 में एक हुआ कानौर विद्रोह। क्वेश्चन पूछे कि कानौर विद्रोह कब हुआ था?
तो कान्नौर विद्रोह 1796 में हुआ था। और कान्नौर विद्रोह में जॉर्ज थॉमस ने जो रांगड़ मुसलमान होते थे, रांगड़ मुसलमान को हराया था। ठीक है, रांगड़ जो मुसलमान थे तो रांगड़ मुसलमानों को हराया था जॉर्ज थॉमस ने 1796 में, जिसे बोलते हैं कान्नौर विद्रोह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1799 की। 1799 में हुआ नारनौंद विद्रोह, नहीं नारनौंद का युद्ध। तो क्वेश्चन आया कि नारनौंद का युद्ध कब हुआ, तो नारनौंद का युद्ध हुआ 1799 में। और ये जो नारनौंद है, नारनौंद हिसार में पड़ता है, हिसार जिले में नारनौल तो पड़ता है महेंद्रगढ़ में और नारनौंद पड़ता है हिसार जिले में। नारनौंद का युद्ध हुआ 1799 में। अब ये जो नारनौंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो नारनौंद के युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने सिखों को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1794 में बेरी का प्रथम युद्ध जॉर्ज थॉमस ने जाटों को हराया था। 1796 में कान्नौर का विद्रोह जॉर्ज थॉमस ने रांगड़ मुसलमानों को दबाया था या हराया था। 1799 में नारनौंद के युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने सिखों को हराया था। आगे हम बात करते हैं 1801 की। 1801 में बेरी का दूसरा युद्ध, बेरी जो झज्जर के अंदर पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, बेरी का दूसरा युद्ध। अब देखो जो बेरी का दूसरा युद्ध है, बेरी का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, सिख प्लस मराठे, मतलब सिखों और मराठों ने जॉर्ज थॉमस को हराया था। जॉर्ज थॉमस को हराया था। जो बेरी का दूसरा युद्ध है 1801 में हुआ था, बेरी का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में सिखों और मराठों ने मिलकर जॉर्ज थॉमस को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना आप। आगे हम बात करते हैं 1709 की। एक और युद्ध है 1709। 1709 में किस किस के बीच युद्ध हुआ था, 1709 की बात करते हैं। तो 1709 में सिखों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। सिखों और मुगलों के बीच 1709 में युद्ध हुआ था। तो इसमें सिख था जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर सिंह, बंदा बहादुर सिंह। ठीक है, तो बंदा बहादुर सिंह सिख था और मुगल था उस वक्त बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह। तो 1709 में बंदा बहादुर सिंह सिख और मुगल बादशाह बहादुर शाह के बीच भी युद्ध हुआ था 1709 में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एक महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है, नारनौल में एक गांव आता है जिसका नाम है नसीबपुर। तो अब बात करते हैं नसीबपुर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ जिले में जो नारनौल है, नारनौल में ये गांव आता है नसीबपुर। नसीबपुर का युद्ध कब हुआ, तो नसीबपुर का युद्ध हुआ 1857 में। ठीक है, नसीबपुर का युद्ध रहेगा 1857 में। किस किस के बीच हुआ, तो नसीबपुर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और राव तुलाराव के बीच। ठीक है, अंग्रेजों और राव तुलाराव के बीच युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं नसीबपुर का युद्ध। और ये कब हुआ, 1857 में। 1857 की जो क्रांति चली हुई थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी उस दौरान नसीबपुर के अंदर अंग्रेजों और राव तुलाराव के साथ युद्ध लड़ा गया था 1857 में, जिसे बोलते हैं नसीबपुर का युद्ध। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, राव तुलाराम ने 5000 सैनिकों की सेना तैयार की थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। तो उस दौरान
अंग्रेज़ों की जो सेना का जो कर्नल था जिसका नाम है कर्नल जेनार्ड। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 1857 की क्रांति में हरियाणा की मुख्य भूमिका रहती है। तो हरियाणा 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था। ठीक है, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व किया था और राव तुलाराम का संबंध है रेवाड़ी से। और नसीबपुर में 1857 में नसीबपुर में युद्ध होता है अंग्रेज़ों और राव तुलाराम के बीच, और जिसमें अंग्रेजी सेना का जो कर्नल है जिसका नाम है कर्नल जेनार्ड। तो कर्नल जेनार्ड को मार दिया था राव तुलाराम ने, कर्नल जेनार्ड को मार दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका कि 1857 की क्रांति में जो कर्नल जेनार्ड है उसको राव तुलाराम ने कहाँ पर मारा, तो उसको नसीबपुर में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि नसीबपुर का युद्ध कब हुआ, तो 1857 में नसीबपुर का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और राव तुलाराम के बीच। और राव तुलाराम इस दौरान, इस युद्ध के बाद ये अफ़गानिस्तान चले गई थी। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में कहाँ पर जाकर शरण ली थी, तो अफ़गानिस्तान में जाकर शरण ली थी। ठीक है, और 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हो जाती है। 1863 में 23 सितंबर 1863 में हरियाणा शहीदी दिवस, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 23 सितंबर को राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर। और राव तुलाराम का मकबरा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो राव तुलाराम का मकबरा है अफगानिस्तान के कहाँ पर, काबुल में। ठीक है, और 1857 में नसीबपुर का युद्ध पूछे तो अंग्रेज़ों और राव तुलाराम के बीच हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी, अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और राव तुलाराम ने कर्नल जेनार्ड को मार दिया था। ठीक है, और उस दौरान जो राव तुलाराम है वो कहाँ पर चले जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हरियाणा के प्रमुख युद्ध। तो हरियाणा के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं तो इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको सभी करा दिए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।